गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? केम छो? मजामा? आपको देखकर अच्छा महसूस कर रहा हूं सर जी, क्या बात है। आईएएस मोहम्मद जावेद, योगेंद्र, विजेंद्र, आरती, रवि, दुर्गेश, लव कुमार, वैष्णवी, दिग्विजय, प्रीति, अलका, भारती, अर्चना, विवेक, अनुपम, सुमित सैनी, सिया, साक्षी, अखिल, यशपाल, आलोक, काजल, सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। सब लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं। इधर से दूसरे क्लास के लोग भी तो हैं, निशा पवार, नीतीश यादव, आईएएस, सुमित कुमार, प्रिया कुमारी, असलाराम जाट, हलीमा नाज। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्लास प्लीज आस्क, अदरवाइज आई हैव टू आस्क यू वन थिंग। मैंने आप लोग को दिया था कश्मीर के इतिहास के बारे में, तो आपको क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बता ही देंगे आप। एक है कि कश्मीर के राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है? कश्मीर के राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? उत्पल वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, और लोहार वंश। लोहार वंश। इनका सही कालक्रम क्या होगा? आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनना है। ए 1 2 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2। आप लोग चुन के बताइए सही क्या उत्तर होगा। क्या बात है, मतलब अभी तक सभी लोगों ने सही ही उत्तर दिया है। ये तो एकदम दिल खुश कर देने वाली बात हुई भाई। ये तुम लोग आज क्या सोच के आए हो जी क्लास में? मतलब सर का दिल खुश कर देना है, मतलब सब के सब सही उत्तर दे दिए। जय हो, जय हो, जय हो। चलो, तो सबसे पहले वंश था कारकोट, जिसे ललितादित्य मुक्तापीर का नाम मैंने बताया था। ये नाम याद रखिएगा, ललितादित्य मुक्तापीर का नाम।
उसके बाद उत्पल वंश से संबंधित एक राजा अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन के साथ में जुड़ा हुआ इसका एक मंत्री हुआ करता था, खुइया नाम था, खुइया। तीसरा लोहार वंश, इससे जुड़ी हुई आपको मिलेगी रानी दिद्दा, रानी दिद्दा, रानी दिद्दा। मतलब रानी दिद्दा रानी बनी है और मतलब यह है क्या कि राजनीति में तो बहुत ही निपुण है और बहुत कामयाब भी है, लेकिन एक आरोप लगता है कि इसके ऊपर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते हैं। अरे भाई क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे, खूब सारी शुभकामनाएं आपको, एकदम मंगलमय हो, पूरा का पूरा जीवन मंगलमय हो। तो रानी दिद्दा के साथ में एक जुड़ी हुई बात यह भी है कि इसने अपने बेटा को मरवा दिया था, क्योंकि बेटा राजनीति में चुनौती देने लगा था। क्या राजनीति में ये सब बातें सामान्य है? तो इतिहास में तो ऐसे उदाहरण सैकड़ों पड़े हुए हैं। बाप ने बेटा को मरवा दिया, बेटा ने बाप को मरवा दिया, ये सब सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं। माँ ने बेटे को मरवा दिया, ये उदाहरण थोड़ा रेयर किस्म का है। उसका कारण ये नहीं है कि ये सबसे बुरी माँ थी, बात यह है कि माँ सत्ता में होती ही नहीं थी, और कभी कभी यदि स्त्रियां सत्ता में होती भी थी तो वो संरक्षिका की भूमिका में होती थी। तो यहाँ माँ की भूमिका इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि सी was a patron of her own child but later on she wanted to continue as the queen। तो इसके वजह से रानी दिद्दा की चर्चा इसीलिए होती है। हो गया, रानी दिद्दा के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी बात बता दिया उतनी बात काफ़ी है, हो गया। अब मैं कश्मीर के इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, वो ये कि राजतरंगिणी नाम से 12वीं सदी के बाद का कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास कौन लिखे? कौन लिखे? नंबर 1 कलहन, नंबर 2 श्रीवर, नंबर 3 जोनराज, नंबर 4 मिर्जा हैदर दोगलत, मिर्जा हैदर दोगलत। सुनना है, सही उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करें, उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करें, उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करें। क्या है भाई सही विकल्प? तो ये ए ए बी सी डी। तो इसमें ए बी सी, बी सी डी, बी सी, ए बी सी, सही।
ACD। आप लोग उत्तर करें, इसका आंसर जो बता देगा उससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। अभी तक ज्यादातर लोगों ने ए कहा है, कुछ लोगों ने बी कहा है, एकाध लोगों ने डी कहा है। अंकित वर्मा ने, इधर अंजलि यादव ने सी कहा है। गोविंद दीपक प्रजापत, चलिए, तो कुछ लोगों ने सी कहा है, ज्यादातर लोगों ने ए कहा है। तो कल की कहानी के बाद जिसने ये ऑप्शन चुना या जिसने ये ऑप्शन चुना वो सबसे ज्यादा गलत है। देखो, मैं आपको बार बार सिखाता हूं कि तुम एलिमिनेट कैसे करोगे, और तुम एलिमिनेट करना नहीं सीखोगे तो तुम परीक्षा पास नहीं करोगे। और तुम यदि मेरे क्लास को पढ़ रहे हो और फिर भी तुम यदि यही बुनियादी बुनियादी फैक्ट याद करने के पीछे पड़े हुए हो तो तुमको फिर एक सामान्य यूट्यूबर और 20 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक के बीच अंतर करके कुछ सीखना ही नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ। तुम सीखना चाहोगे तब ना हम सिखा पाएंगे जी। हमने कल भी तुमको कहा है कि एलिमिनेशन नहीं करोगे परीक्षा पास नहीं करोगे। एलिमिनेशन करना चाहते हो तो तुमको बेसिक नॉलेज का उपयोग करना पड़ेगा। हिस्ट्री में बेसिक नॉलेज के अंतर्गत देश और काल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मैंने कल बताया है कि 12वीं शताब्दी के मध्य तक का इतिहास राजतरंगिणी के नाम से कल्हण ने लिखा, याद है ना। मैंने कल बताया कि कल्हण ने किताब लिखा राजतरंगिणी, राजतरंगिणी नाम की किताब में कहां से कहां तक का इतिहास लिखा, तो आदिकाल से लेकर 12वीं सदी के मध्य तक का, आदिकाल से लेकर 12वीं सदी के मध्य तक का इतिहास लिखा। इसमें मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि 12वीं सदी के बाद का, जैसे ही मैंने यहां दे दिया 12वीं सदी के बाद का, वैसे ही कल्हण कटेगा ही कटेगा, कल्हण कटेगा ही कटेगा। पहली बात समझो, मैंने ये जो क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को, ये क्वेश्चन इस समझ के साथ दिया है कि तुम्हें उत्तर नहीं मालूम है। तुम समझ नहीं पाओगे, कभी कभी मैं उतना क्राफ्टी क्वेश्चन देता हूं तुम्हारे सामने में, तुम्हें ये लगेगा अरे सर आपने पढ़ाया ही नहीं, आपने क्वेश्चन पूछ दिया। मैं जानता हूं कि मैंने नहीं पढ़ाया, फिर भी मैंने क्वेश्चन दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग लगाओ, और मैं दिमाग लगाने की पृष्ठभूमि दे दिया है। अब सोचो कि यदि तुम सिर्फ और सिर्फ कल वाले एक फैक्ट का इस्तेमाल कर लोगे कि कल्हण ने 12वीं सदी के मध्य तक का इतिहास लिखा है, उसके आगे का इतिहास कल्हण ने लिखा ही नहीं है, तो कल्हण का नाम अपने आप कट जाएगा। और जैसे ही ए कट गया वैसे ही ऑप्शन ए कटा, ऑप्शन डी कटा। अब सोचो कि तुम्हारे ठीक होने का चांस फिर 50% हो गया कि नहीं। 100% तो नहीं है कंफर्म, लेकिन 50% हो गया, तो तुम्हारे 25% के पॉसिबिलिटी को मैंने 50% पर लाके दे दिया। अब तुम मारो उत्तर, या तो बी या तो सी। दूसरी बात यह है कि मैंने यहां पर रखा है मिर्जा हैदर दोगलत। मिर्जा हैदर दोगलत पढ़ाया नहीं है मैंने आप लोगों को, लेकिन मिर्जा टाइटल नॉर्मली मुगल लोग लेते थे। अब मुगलों की भाषा या तो तुर्की थी या तो फारसी थी, वो कश्मीरी में लिखेंगे क्या, कंफर्म नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान कश्मीरी में लिख नहीं सकता है, लिख भी सकता है। फिर भी आपके सामने में ऑप्शन है, बी और सी के अंतर्गत क्या है, दो हिंदू हैं, और बी सी डी में क्या है, दो हिंदू एक मुसलमान है। तो तुम ये सोच के हो सकता है कि बी और सी मार दो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसा नहीं कि कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन ठीक होने की संभावना ज्यादा है। यदि तुम इस तरीके से अपने हुनर को आजमाने लगे तो तुम्हारे पास करने की संभावना बढ़ जाएगी। मात्र 5-6 फॉर्मूला है दोस्त, उन फॉर्मूलाज के आधार पर तुम तैयारी करते रहो, पास कर जाओगे। नहीं तो तुम रटते जाओ, रटते जाओ, जितना रटना है रट लो, लेकिन
तुम स्टाम्प पेपर खरीद के ले आना, जितना महंगा खरीद सकते हो खरीद के ले आना, मैं लिख के दे दूंगा कि पास नहीं कर पाओगे। एक फॉर्मूला जो मैंने कल के क्लास में आप लोगों को यूट्यूब वाले चैनल पे बताया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो पढ़ते हुए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम जो चीज़ पढ़े हो उसमें क्वेश्चन क्या आएगा, उसके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में कहाँ से क्लोज ऑप्शन देखकर कंफ्यूज करा दिया जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में तो अब इससे अगला क्वेश्चन क्या आएगा। जिसको इसकी समझ नहीं हुई वो पढ़ते हुए पहाड़ के बीच में से रास्ता निकाल के इस पार से उस पार जाएगा कैसे। दूसरी बात यह है कि जब तुम पहाड़ के बीच से रास्ता निकाल रहे होते हो तो कई जगहों पर तुम उलझते हो, क्योंकि 25-28 क्वेश्चन से ज़्यादा तुमको डायरेक्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा और जाना तुमको 45 के पार है, तो उसके लिए तुमको एलिमिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। औसतन एक आदमी को 85-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए और तुमको कंफर्म आ रहा होगा कितना, तो 28 के आसपास। 28 से 90 तक की यात्रा, इसका मतलब है कि कम से कम 60 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट लेना पड़ेगा जिसमें कि तुम कंफर्म नहीं हो कि उत्तर क्या है। और उस 60 के अंतर्गत यदि तुमने 30 ठीक किया तो सोचो कि तुम्हारा स्कोर चला जाएगा कहाँ पे। 28 में 30 जोड़ दो, 58 पे चला जाएगा। और 30 तुम्हारा गलत हो जाएगा तो 10 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, तुम 48 पे आ जाओगे। 48 पे आ जाओगे तुम डंके के चोर पे पास कर जाओगे। मैंने कहा 60 में से 30 सही 30 गलत। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जबकि तुम ABCD में से एक आध ऑप्शन को जान रहे होते हो, और यहां से जैसे कि तुम यदि जान रहे हो कलहन नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, अब सिर्फ ये होगा, ये होगा। दो में से एक चुनना है तो संभावना 50% हो जाती है। कल वाले क्लास को याद करो, मैंने उसमें भी यही बताया था आप लोग को कि एक छांट दो फिर तुम्हारी संभावना 50% की हो जाती है। 50% की संभावना जैसे ही तुमने कर लिया वैसे ही पास करने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो इस बात को सीखो मित्रों, इस बात को नहीं सीखोगे ना तो सफलता नहीं मिलेगी। तो मुझे जैसे पिछले आंसर में मैं खुश हो गया कि सबने बता दिया कारकोट उत्पल लोहार, आई वाज सो हैप्पी। लेकिन दूसरे वाले में आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। पहले वाला आसान है दोस्त, याद करना। दूसरा वाला अनिवार्य है और उसके लिए पहले वाले का नॉलेज बेस लेकर ही दूसरा काम करता है। तो उत्तर हो जाएगा श्रीवर और जोनराज। इसमें लिखो श्रीवर और जोनराज। श्रीवर और जोनराज ने राजतरंगिणी की रचना किया है। तरंगिणी की रचना किया है। तो कलहन की रचना है राजतरंगिणी, ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन श्रीवर और जोनराज ने भी राजतरंगिणी की रचना किया है, ये नहीं पूछा गया है, ये अगला क्वेश्चन होगा। और तुम्हें आगे की सोच रखनी होगी। गाइड आधारित पढ़ाई करोगे, यूट्यूब आधारित पढ़ाई करोगे तो यही दिक्कत होगी कि यूट्यूबिया जो मास्टर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ कलहन और राजतरंगिणी का ज्ञान होता है, और इसीलिए वो तुमको पिछले वर्षों का क्वेश्चन तो बता देगा क्योंकि उसका उत्तर कहीं न कहीं से वो खोज लेगा, लेकिन उसने ओरिजिनल किताबें पढ़ी नहीं है तो उसको ये मालूम ही नहीं कि आगे क्या क्वेश्चन आएगा। आगे जो क्वेश्चन आने वाला है इसकी समझ बनाओ और वही क्वेश्चन होगा कि कलहन के अलावा किन लोगों ने राजतरंगिणी की रचना किया है, और कलहन के अलावा यही श्रीवर और जोनराज ने राजतरंगिणी की रचना किया है, ये आपको बताना है। ये राजा जो था वो, ये जो साहित्यकार है वो कश्मीर का एक बहुत प्रसिद्ध मुस्लिम शासक है, जैनुल आबिदीन। जैनुल
आबिदीन, जैनुल आबिदीन का दरबारी था, उसी के दरबार में संरक्षित साहित्यकार था, जैनुल आबिदीन के दरबार में संरक्षित शासक था। ठीक है। उसके बाद अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा क्या है, सो समझो कि मिर्जा हैदर दोगलत ने भी कश्मीर का इतिहास लिखा है। मिर्जा हैदर दोगलत मिर्जा हैदर दोगलत ने किताब लिखा है, उसमें कश्मीर के बारे में काफी डिटेल्ड जानकारी मिलती है। वो बुक अकेले कश्मीर पर नहीं लिखी गई है, लेकिन कश्मीर का इतिहास यदि आप लिखना चाहते हैं तो मिर्जा हैदर दोगलत की किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा मध्यकाल का, पर्टिकुलरली मुगल काल का कश्मीर का इतिहास आप नहीं लिख पाइएगा। तो मिर्जा हैदर दोगलत की किताब में उसका क्या नाम है? तारीख ए रशीदी। तारीख ए रशीदी। तारीख रशीदी। क्लियर है? कुल मिलाकर कहानी हमारी साफ हो गई, और इस कहानी के अंतर्गत मैं आश्वस्त हो गया कि इतनी बातों का इस्तेमाल करते हुए तुम राजतरंगिणी या कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। वैसे आगे के क्लास में जब जाऊंगा तो जैनुल आबिदीन के बारे में कुछ और पढ़ाऊंगा। अभी इतना ही। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं साथ में हूं। क्या हो गया? ये कौन सा किताब आ गई भाई? तो चलो, नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने कहा था एक सेकंड में आता हूं। अब चलो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या है? तो ये कि कब हुआ, कहां हुआ, कौन किया, कब हुआ, कहां हुआ, कौन किया, क्यों किया, कौन जीता, कौन जीता। तो अब देखो, कब की बात यदि करें तो 8वीं सदी के अंत से 10वीं सदी के आरंभ तक, 8वीं सदी के अंत से 10वीं सदी के आरंभ तक, 8वीं सदी के अंत से 10वीं सदी के आरंभ तक कहां हुआ? तो मूलतः कन्नौज, एवं आसपास के क्षेत्रों में, आसपास
के क्षेत्रों में उसके बाद कौन हुआ, मैंने कौन है जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष किया, कौन है जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष किया? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने, वंश के राजाओं ने प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने क्यों किया? तो कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। इसमें कौन जीता? तो यह है कि कई चक्र की लड़ाइयां हुई, कई चक्र की लड़ाइयां हुई हैं, इस दौरान कई चक्र की लड़ाइयां हुई हैं। और कई चक्र की लड़ाइयों में क्या देखते हैं हम? पहले दौर में राष्ट्रकूट जीता, पहले दौर में राष्ट्रकूट जीता, दूसरे में राष्ट्रकूट जीता, तीसरे में पाल, में पाल, चौथे में पाल, पांचवें में प्रतिहार, प्रतिहार, अंततः प्रतिहार की ही जीत हुई, अंततः प्रतिहार की जीत हुई, अंततः प्रतिहार की जीत हुई। यहां पर आपको ये नहीं याद करना है कि कौन कौन जीता, कौन राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ये आपको याद नहीं करना है। तो फिर आपके सामने मैंने इसे रखा क्यों? वो इसलिए रखा क्योंकि यहां से हम कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स पढ़ेंगे, वो इवेंट उपयोगी है। जैसे आप देखोगे कि ये पाल है, ये राष्ट्रकूट है, ये प्रतिहार है। राष्ट्रकूट है महाराष्ट्र में, प्रतिहार है राजस्थान गुजरात के इलाके में, और पाल है बिहार बंगाल के इलाके में। और तीनों आपस में लड़ रहे हैं कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। कन्नौज एक ऐसा प्रदेश है जहां यशो बर्मन जब मर गया था तो उसके बाद एक ऐसा राजवंश आया था जो बड़ी कमजोर था, आयुध राजवंश नाम है उसका, आपको नाम भी याद नहीं रखना है, आयुध राजवंश है, आयुध, आयुध राजवंश है, बहुत कमजोर है, जबकि वो जगह बड़ी महत्वपूर्ण था,
वहाँ ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता था, वहाँ से ज़्यादा व्यापार हो सकता था, वहाँ का बड़ा सामरिक महत्व था। मैंने जो कन्नौज पर नियंत्रण कर लेगा वो हो सकता है कि उत्तर भारत का स्वामी बन जाए। तो कन्नौज बड़ी महत्वपूर्ण जगह था। ऊपर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भैया यहाँ पर पहले यशोवर्मन का शासन था, उसके पहले हर्षवर्धन का शासन था। तो जो कन्नौज पर शासन करेगा उसका राजनीतिक महत्व भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस ख्याल से देखो तो आपको ये बात समझ में आए कि तीनों राजवंशी चाहते थे कि कन्नौज पर कब्जा कर लें। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि धर्मपाल ने कन्नौज पर हमला किया, वहां के आयुधवंशी राजा को गद्दी से उतारा, अपनी मर्जी के एक व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया। तो धर्मपाल ने एक तरीके से इस युद्ध की शुरुआत किया, लेकिन धर्मपाल की जो उपलब्धि है वह स्थायी नहीं सिद्ध हुई, क्योंकि इसके जवाब में प्रतिहार राजवंश का राजा वत्सराज ने धर्मपाल के ऊपर हमला कर दिया। वत्सराज ने धर्मपाल पर हमला कर दिया और जीत गया। तो वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया। धर्मपाल कन्नौज से बाहर खदेड़ दिया गया। अब इसके बाद फिर इनकी जीत भी अस्थायी सिद्ध नहीं हुई। इनके ऊपर ध्रुव नाम का राष्ट्रकूट राजा हमला कर दिया और वो जीत गया। और इस तरीके से पहला राउंड का युद्ध खत्म हुआ। इसके अंतर्गत विजेता कौन हुआ? राष्ट्रकूट राजा कौन था? ध्रुव। क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये तीन राजा का नाम दे देगा, कहेगा कौन कंटेम्पररी है एक दूसरे के? धर्मपाल, वत्सराज और ध्रुव, कौन एक दूसरे का कंटेम्पररी है? समकालिक कौन कौन है? समकालीनता पर क्वेश्चन दे देगा। तुम कहानी सुने हुए हो तो तुमको याद हो जाएगा। क्या ये तुम्हारे बस में है कि तुम एक एक राजा का पूरा कालक्रम याद कर लो? किसी गुरु के, महागुरु के जो पीर बाबा है ना, सिर्फ उनके बस में होगा, क्योंकि पीर बाबा हैं। अब उनके बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनके बस में भी नहीं होगा? लेकिन इंसान की स्मरण की सीमा के परे की बात है कि वो इतिहास के एक एक राजा का कालक्रम याद रख ले, और वो भी एग्जामिनेशन हॉल में याद रख के चला जाए। एग्जामिनेशन हॉल 440 बोल का जगह होता है भाई, पांव अंदर रटा हुआ ज्ञान बाहर। तो तुम तो वहां जाते ही बिखर जाओगे। ऐसे भी दिमाग को रिलेशन याद रखता है, दिमाग डेट्स याद नहीं रख पाता है। तो ऐसी स्थिति में तुमको यह समझना है कि युद्ध हुआ था, धर्मपाल ने हमला किया था, वत्सराज ने उसके ऊपर हमला किया, वत्सराज जीत गया, लेकिन उसकी जीत भी अस्थायी नहीं रही। नीचे से ध्रुव ने हमला किया, ध्रुव की जीत हो गई। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ जिसमें ध्रुव विजेता था। ध्रुव कहां का राजा था? तो राष्ट्रकूट का राजा था। ये वाली बात आपको याद रह जाएगी। अब अगला मुद्दा क्या है कि, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है भाई? तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूटों का पहला राजा कौन था? राष्ट्रकूटों का पहला राजा कौन था जिसने कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी किया था? राष्ट्रकूट का ही पूछा जाएगा? राष्ट्रकूट का इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि विंध्य पर्वत के नीचे इसके पूर्व के काल में उत्तर भारत के राजाओं ने हमला किया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में अभियान किया, कामयाब रहा, मौर्य साम्राज्य बनाया। मौर्य राजाओं के अभियान दक्षिण में हुए, वो जीते और मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में उन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर समुद्रगुप्त ने दक्षिण के क्षेत्र में अभियान किया, दक्षिण के 12 राजाओं को हराया। ये और बात है कि उन राजाओं को उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया, वो कहते हैं ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह के तहत आजाद कर दिया।
हर्षवर्धन भी दक्षिण की ओर अभियान किया। ये और बात है कि महाराष्ट्र के राजा को युद्ध में नहीं हरा पाया था वो, लेकिन अभियान उत्तर के राजा ने ही किया था। राष्ट्रकूट वंशज पहले ऐसे हैं जिन्होंने की उत्तर की ओर अभियान किया और कामयाब हुए। तो ये एक तरह से इतिहास के व्हील को टर्न कर देने की कहानी है कि पूरा का पूरा चक्का ही पलट गया है। अब उत्तर वाले दक्षिण नहीं जा रहे हैं, दक्षिण वाले उत्तर की ओर आ रहे हैं। तो दक्कन का एक राजा उत्तर की ओर अभियान किया और वह कामयाब हुआ। कौन राजा था? राष्ट्रकूट वंश का राजा ध्रुव था। इसलिए ध्रुव का नाम याद रखना जरूरी है। उसके बाद तब अगला मुद्दा क्या है कि यही क्वेश्चन आएगा। फिर अगला युद्ध की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वॉर की ओर चलिए। क्या ध्रुव ने अस्थायी रूप से वहां नियंत्रण किया? क्या कन्नौज के ऊपर ध्रुव का अस्थायी नियंत्रण रहा? तो नहीं रहा। कारण क्या है? ध्रुव राजा था राष्ट्रकूट के क्षेत्र का। दक्षिण में उसके खिलाफ कुछ एक संकटकारी स्थिति आ गई। डोंट गो इनटू दैट डिटेल कि क्या स्थिति हो गई थी। दक्षिण में कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसको कन्नौज छोड़कर लौटना पड़ा। अब कन्नौज पर किसी का कब्जा नहीं रहा, न पाल का, न प्रतिहार का, न राजपूत का। कन्नौज ने तीनों ही पराक्रमी राजवंशों की मार सही। और अब फिर वहां का शासक कौन है? वही आयुधवंशी, बेचारे कमजोर, लाचार, अयोग्य। इस स्थिति में फिर क्या हुआ? सेकेंड राउंड में कहानी शुरू हुई। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द राउंड्स। सेकेंड राउंड में फिर कहानी शुरू हुई। फिर से धर्मपाल ने कन्नौज पर हमला कर दिया। धर्मपाल अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड कन्नौज अगेन। दोबारा हमला किया और जीत लिया। लेकिन बंगाल के पाल बेचारे हमला करके जीत तो लेते थे, लेकिन जैसे ही धर्मपाल की जीत हुई वैसे ही प्रतिहार की स्थिति हो गई कि उसने सोचा करे वो जीत लिया, यदि वो नियंत्रण करने में कामयाब हो जाएगा तब तो उत्तर भारत तो उसी का कब्जा हो जाएगा। कन्नौज तक का इलाका यदि पालों का हो गया तो फिर तो हमारे इलाके पर भी हमला करेगा और हमारा वजूद भी खतरे में है, तो बर्दाश्त तो नहीं करेगा। तो फिर तब तक बत्सराज की मृत्यु हो चुकी थी। तो नया राजा आ गया था प्रतिहारों में, नागभट्ट नाम का राजा आ गया था। नागभट्ट ने हमला कर दिया किसके ऊपर? धर्मपाल के ऊपर। और नागभट्ट जीत गया। नागभट्ट जीता। क्या नागभट्ट इस जीत का लाभ उठाने की स्थिति में रहा? नहीं। क्यों? तो फिर राष्ट्रकूट आ गए। इस दफा राष्ट्रकूट में से कौन आया? गोविंद थर्ड। ध्रुव मर चुका था, गोविंद थर्ड आ गया। गोविंद थर्ड ने हरा दिया नागभट्ट को। तो फिर सेकंड राउंड का विजेता कौन हुआ? राष्ट्रकूट। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो फिर से समकालीनता पर क्वेश्चन आ सकता है। समकालीनता पर फिर क्वेश्चन आ सकता है। धर्मपाल, नागभट्ट और गोविंद थर्ड का भी समकालिक था, कोई डाउट नहीं है। धर्मपाल, नागभट्ट और गोविंद थर्ड का भी समकालिक था, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद तब अगला क्वेश्चन किस पे आ सकता है? गोविंद थर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि गोविंद थर्ड जो था वह राष्ट्रकूटों का सबसे बड़ा विजेता था। राष्ट्रकूटों का सबसे बड़ा विजेता था, सबसे बड़ा विजेता। राष्ट्रकूटों का सबसे बड़ा विजेता था।
राष्ट्रकूटों का सबसे बड़ा विजेता गोविंद थर्ड था। इसके ऊपर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं पेज पलट रहा हूं कि एक है अभिलेख, संजना ताम्र पत्र अभिलेख, संजना ताम्रपत्र अभिलेख, संजना ताम्रपत्र अभिलेख। तो संजना ताम्रपत्र अभिलेख नाम का एक लेख है जिसमें कहा गया है कि गोविंद थर्ड ने का घोड़ा, गोविंद थर्ड का घोड़ा समुद्र से लेकर या कहिए तो कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक किसी के राज्य का पानी नहीं पीता था, किसी के राज्य का पानी नहीं पीता था। नहीं पीता था। बड़ी रोचक फैक्ट है बड़ी रोचक फैक्ट है। आप लोगों को ये ना लगे कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर कि किसी के राज्य का पानी नहीं पीता था, तो घोड़ा किसका पानी पिएगा, ऊंट किसका पानी पिएगा। यदि ये सब भी पढ़ना पड़ेगा तो हम बहुत ही विकट स्थिति में फंस जाएंगे। बट दिस इज नॉट द पॉइंट। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बस। सर प्यास लग गई थी तो, और पानी देना वो भूल गए थे, तो इसलिए पानी लेना जरूरी है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मामला घोड़े का नहीं है। इसमें देखो कि गोविंद तृतीय नाम के राजा के बारे में एक अभिलेख में संजना ताम्रपत्र माने तांबे का एक प्लेट है, उसके ऊपर लेख लिखा गया है। उसमें यह बात कही गई कि इसका घोड़ा कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक के बीच में किसी और के राज्य का पानी नहीं पीता है, माने इस इलाके में इसका प्रभाव है। कश्मीर से लेकर हिमालय तक का इलाका इसके प्रभाव के अधीन है। ये बात संजना ताम्रपत्र में कही गई है। किसके राज्य के बारे में कही गई है? ये कोई साधारण बात नहीं है कि किसी एक राजा के बारे में ये कही जा रही हो कि इसके राज्य का प्रभाव क्षेत्र कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक का है। तो कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक का इलाका एक राजा के प्रभाव के अधीन है, तो वो राजा कौन है? तो गोविंद थर्ड है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए यह स्टेटमेंट आएगा संजना ताम्रपत्र में किस राजा के बारे में यह बात कही गई है। आपको संजना ताम्रपत्र याद भी नहीं करना है। क्वेश्चन यह आएगा कि संजना ताम्रपत्र में किस राजा के बारे में यह बात कही गई है, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन आएगा कि गोविंद तृतीय का घोड़ा कन्याकुमारी से हिमालय के बीच में किसी और के राज्य में पानी नहीं पीता है, यह जानकारी कहां से मिलती है? तो वहां याद करना पड़ेगा संजना ताम्रपत्र लेख में। संजना ताम्रपत्र अभिलेख भी इतिहास के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पॉलिटिकल हिस्ट्री की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला स्रोत है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, अंदाजा लग गया आपको? अब हम आपको फिर आगे ले चले
कि क्या गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट राजा था वो कन्नौज के ऊपर लंबे समय तक शासन कर सका? ना, गोविंद तृतीय भी नहीं कर सका। गोविंद तृतीय भी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि दक्षिण में कई सारे छोटे छोटे राजवंशी थे। वो लोग सोच रहे थे कि राष्ट्रकूट एक तो पहले से बहुत ताकतवर है, ऊपर से कन्नौज का इलाका भी इसके अधीन आ जाएगा तो उसका शासन और मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा एरिया, ज़्यादा आबादी, ज़्यादा धन, ज़्यादा बड़ी सेना, उसके बाद हमको ये कुछ कुछ कर मारेगा। तो हमारे ऊपर तो पहले से ही ये लोग पहले से हमलावर रहता है, और यदि अब उसके ऊपर कन्नौज वाला मद छा गया तो फिर तो हमारा वजूद ही खतरे में है। तो इन लोगों ने मोर्चा बना लिया, मोर्चा बना लिया, और मोर्चा बनाया तो इस मोर्चा से राष्ट्रकूट को संकट आ गया। गोविंद तृतीय कन्नौज से लौट गया, और कन्नौज से लौटकर उसने फिर इस मोर्चा को हराया। संयुक्त मोर्चा को हरा दिया राष्ट्रकूट ने। कौन राष्ट्रकूट राजा ने? गोविंद थर्ड ने। और इसी को हराने के बाद उसका प्रभाव कन्याकुमारी तक पहुंचा था, और इसी के आधार पर संजना ताम्रपत्र अभिलेख में यह बात कही जाती है कि उसका घोड़ा कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक के इलाके में किसी और के राज्य का पानी नहीं पीता था। क्लियर हो गया? तो गोविंद तृतीय की कहानी स्पष्ट है। सेकंड राउंड में वही विजेता हुआ। अब देखो थर्ड राउंड की कहानी कहते हैं। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब राष्ट्रकूट कन्नौज छोड़ के लौट आया तो फिर कन्नौज वही अराजकता की स्थिति में है। तो इसका लाभ उठाकर तीसरी बार फिर पाल राजा वहां पर हमला किया। पालों में फिर धर्मपाल ही गया है। धर्मपाल लंबे समय तक टिका है। धर्मपाल महेंद्र सिंह धोनी है, लंबे समय तक टिका हुआ है। समझ गए ना? तो धर्मपाल जो है वह तीसरे राउंड में भी हमला किया, कन्नौज के ऊपर जीत गया। इस दफा कन्नौज पर धर्मपाल का शासन टिक गया, लंबे समय तक टिक गया। क्यों? क्योंकि प्रतिहार राज्य अव्यवस्था का शिकार हो गया था। प्रतिहार राज्य अव्यवस्था का शिकार हो गया था, और इस वजह से प्रतिहारों की ओर से कोई ऐसा शासक नहीं था जो धर्मपाल के ऊपर हमला करे और उसको हरा सके। तो प्रतिहारों का हमला नहीं हुआ, कन्नौज के ऊपर प्रभाव हो गया धर्मपाल का, और इस वजह से धर्मपाल एक समय में इतना शक्तिशाली हो गया कि उसको सकल उत्तरापथ स्वामी कहा जा रहा था। याद है, मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोग को, सकल उत्तरापथ स्वामी, सकल उत्तरापथ स्वामी कहा गया था। और वो भी उसको सकल उत्तरापथ स्वामी कहा कौन था? तो गुजरात का एक कवि, गुजरात का कवि माने वो इलाका जो राष्ट्रकूट राज्य के अधीन था, वहां का एक कवि कह रहा है वो सकल उत्तरापथ स्वामी हो गया है। सोढल नाम का एक कवि था गुजरात का, कवि सोढल, सोढल ने कहा वो सकल उत्तरापथ स्वामी है। तो आपको ये अंदाजा हो गया। कल सकल उत्तरापथ स्वामी आपने पढ़ा, आज आपने उससे जुड़ा हुआ लिंक पढ़ा, आपको अब कहानी याद रहेगी। धर्मपाल का प्रभाव रहा। धर्मपाल फिर मर गया, उसके बाद उसका बेटा आया देवपाल। देवपाल। अच्छा, यहां पर एक छोटी कहानी और जोड़ देना जरूरी है कि मैंने कहा कि प्रतिहार राजवंश अव्यवस्था का शिकार था, तो उधर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रकूट का क्या हुआ? राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय जब 814 ईस्वी में दृश्य से हट गया, 814 ईस्वी तक रूल किया गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड के बाद
वहां राजा बन गया अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का एक प्रतापी राजा है, ख्याति नाम राजा है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, साम्राज्यवादी दृष्टि से नहीं। वह साम्राज्य विस्तार में इंटरेस्टेड नहीं था और उसने रूल किया है 64 वर्षों तक, 878 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष जब 814 से 878 तक रूल किया तो वह उत्तर की ओर अभियान किया ही नहीं। तो नतीजा ये निकल के आया कि धर्मपाल को तीसरे राउंड की जीत के बाद कन्नौज में टिकने का मौका मिल गया और उसके बाद उसका बेटा देवपाल गद्दी पर आया। जब देवपाल गद्दी पर बैठा तो उसके ही अधीन था कन्नौज और उसके शासन में उसको चैलेंज किया एक प्रतिहार राजा ने, मिहिर भोज ने। मिहिर भोज मिहिर भोज कहां का राजा था? प्रतिहार का। उसका नाम काफी चर्चित है। पिछले दिनों उसकी जाति को लेकर खूब विवाद हुआ कि वो एक्स जाति का है कि वाई जाति का, गुर्जर है कि राजपूत है, इसको लेकर खूब सारी चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं के बीच में होता यह है कि जब कभी कोई कैरेक्टर अखबारों में, टेलीविजन में चर्चा का विषय बन जाए तो वह यूपीएससी के क्वेश्चन का भी बेस बन जाता है। तो विशाखा भारद्वाज और एक और नूरी, ये लोगों ने पूछा था नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो बेटा, यदि आप एक एक लाइन पर इस तरीके से क्रमिक नोट्स लिखना चाहते हो तो फिर क्लासरूम की क्या जरूरत है? ऑलरेडी आपको पीडब्ल्यू वालों ने पीटी का नोट्स दे रखा है। जब पीडब्ल्यू वालों ने आपको नोट्स देख रखा है तो नोट्स वहां से आपको मिल गया है, आप उसको पढ़िए। क्लासरूम के अंतर्गत जब आते हैं तो आप क्लास को समझिए, उसके पॉइंट्स को नोट करते जाइए, फैक्ट को नोट करते जाइए। यहाँ पर जरूरी थोड़े ना है कि तुम कविता कहानी की तरह एकदम रच रच के लिखो और एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखो। इसमें तो आपके सामने एडिशनल फैक्ट्स आएंगे, इसमें आपके सामने इस पे चर्चा ज़्यादा होगी कि जो फैक्ट तुम पढ़ते हो उसके बीच में से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। इसके अंदर तो आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने के ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, तो आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। आप यदि क्लास को नोट्स तैयार करने के एक मैकेनिज्म के तौर पर देखते हैं तो आप क्लास के रियल उपयोग को ही नहीं समझते हैं। क्लास से नोट्स तैयार हो जाए ये ठीक बात है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने सामने उपलब्ध प्रिंटेड नोट्स को पढ़ें और उसके बाद क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ों को नोट करते जाएं। नोट करना अधिकतम रूप से आपका दायित्व है, लेकिन टीचर के फ्लो को पकड़ के नोट करना आपका काम है। टीचर के फ्लो को पकड़ के नोट वही कर सकता है जो दिए हुए नोट्स को पढ़ के आता है। अन्यथा आप एक एक लाइन लिखते जाइए, 2 बार 3 बार याद करिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। समझ गए? और वैसे हम तो एकदम क्रम में पढ़ा रहे हैं कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन किया, क्यों किया, कितने राउंड की लड़ाई हुई, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। हम तो एकदम क्रम में चल रहे हैं। इतना ज्यादा क्रम में चल रहे हैं कि इससे ज्यादा क्रम में तो तुम्हारा नोट्स नहीं तैयार हुआ होगा। लेकिन अब एक एक शब्द तुमको लिखाऊं तो अभी अप्रैल महीना चल रहा है ना, अगले अप्रैल में जाके मेडिवल इंडिया का पीटी का कोर्स खत्म होगा। क्या अपनी बर्बादी हमारे हाथों चाहते हो? मैं तो तुम्हारे नाम की सुपारी लेने को तैयार नहीं हूं भैया। तुम यदि खुद की दुर्गति करने के लिए एकदम जिद ठान के बैठे हुए रहोगे तो हम तुमको छोड़ के बाकी बच्चों के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अतः आप लोगों को अपनी ओर से पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। नोट्स दिया गया है, पढ़ के आओ यार, है ना।
चलो, अब अगला मुद्दा क्या है? तो मिहिर भोज ने इसके समय हमला किया, लेकिन मिहिर भोज हार गया। देवपाल और मिहिर भोज के बीच में लड़ाई हुई। देवपाल वर्सेस मिहिर भोज में लड़ाई हुई। देवपाल जीता, मिहिर भोज हारा। क्वेश्चन क्या आएगा कॉन्टेम्पररी होने के ऊपर? इधर देवपाल है, इधर मिहिर भोज है, और इधर अमोघ वर्ष है। अमोघ वर्ष है। और क्या अमोघ वर्ष ने हमला किया था उत्तर भारत में? क्या वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था? तो नहीं, वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ वो, इसलिए इधर मिहिर भोज हार जाए तो देवपाल का ही अधिकार बना रहा। 850 ईस्वी में देवपाल की मृत्यु हो गई। 850 में देवपाल मरा। देवपाल के मरने के बाद आपको याद होगा कल का किस्सा, मैंने कहा था कि पाल वंश पतन की ओर चला गया। देवपाल मरा नहीं कि पाल वंश पतन की ओर चला गया। तो ये तो भाई चले गए अवसान की ओर। और इधर मिहिर भोज का शासन जारी था। इधर मिहिर भोज का शासन जारी था। मिहिर भोज उस समय यंग था जिसमें देवपाल रूल कर रहा था। देवपाल ओल्ड हो चुका था। देवपाल सीजन्ड राजा था। मिहिर भोज बहुत टैलेंटेड राजा था। लेकिन जब दोनों बराबरी के थे तो जो पुराना वाला था देवपाल, वो जीत गया। लेकिन देवपाल कुछ समय के बाद मर गया। मिहिर भोज जब मैच्योर हुआ तो अपने युग का सबसे प्रतापी राजा बन गया वो। तो मिहिर भोज ने फिर जाके कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो आप देखोगे कि पांचवा राउंड जब आता है तो किसका कब्जा हो गया? मिहिर भोज का, माने प्रतिहार राजा का। और प्रतिहार राजा का जब कब्जा हुआ तो पाल उनको चुनौती दे नहीं सकते, क्योंकि पाल अव्यवस्था का शिकार हो चुके हैं, पतन की ओर जा चुके हैं। और राष्ट्रकूट ने चुनौती दिया नहीं, क्योंकि अमोघ वर्ष राजा जो है वह साम्राज्यवादी है नहीं। तो मिहिर भोज का लंबे समय तक नियंत्रण रहा। अंतिम रूप से किसका नियंत्रण रहा इसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर? तो प्रतिहारों का। अब आपको मैं कहानी समझा चुका हूं। मिहिर भुज नहीं, मिहिर भोज है। मिहिर भोज, मिहिर भोज, भुज नहीं, भोज। अब आप देखो इस कहानी को कि कई चक्र की लड़ाइयां हुई थी। इन चक्र की लड़ाइयों में पहले चक्र में कौन जीता? राष्ट्रकूट। दूसरे में कौन जीता? राष्ट्रकूट। तीसरे में पाल, धर्मपाल। चौथे में पाल, देवपाल। पांचवें में प्रतिहार, मिहिर भोज। अंततः मिहिर भोज के बाद के प्रतिहारों का ही इस पे नियंत्रण रहा। मामला क्लियर हो गया? अब चल के देखो तो प्रतिहार, सॉरी, अब देखो तो त्रिपक्षीय संघर्ष हमारा खत्म हो जाता है। यहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम, त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम डिटेल नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत गहरा नहीं चाहिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम के तहत क्या हुआ था। लेकिन यह बात जरूर है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के तहत हमें कुछ बुनियादी बात जानना चाहिए, क्योंकि जोड़ जोड़ के कई दफा क्वेश्चन कर लेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण तीनों का पतन हुआ। प्रतिहार भी विघटन का शिकार हुआ। प्रतिहार भी अंततः विघटन का शिकार हुआ। और इसका लाभ महमूद गजनबी को मिला।
महमूद गजनबी को मिला। इसका लाभ अंतोगत्वा महमूद गजनबी को मिला। इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। सर अभी रमजान का टाइम नहीं हुआ तो मैं दावत के लिए इनवाइट करने आ गया। मतलब तुम हमको जो इफ्तारी वाला है उसके लिए निमंत्रण देने आए हो? मतलब एक राहत इंदौरी का शेर है हमारे जैसे लोगों के लिए कि वो रोजा तो नहीं रखता लेकिन इफ्तारी समझता है। तो आपका इफ्तारी का जो निमंत्रण है मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे अच्छा लगा आपका न्योता, लेकिन बेटा मैं अभी डिजिटली ही आपका निमंत्रण एक्सेप्ट करूँगा। कभी मौका रहा तो निश्चित तौर पर आपके इफ्तारी में हम शामिल होंगे और आपको हम अपने दिवाली में बुलाएंगे और हम आपको खिलाएंगे, आप हमको खिलाएंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ में ऐसे ही खाते पीते हंसते गाते जिंदगी बिताते चलेंगे। ठीक, चलिए तो खैर आगे बढ़िए। त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम तीनों का पतन, प्रतिहार भी विघटन का शिकार हुआ और इसका लाभ महमूद गजनबी के हमले को मिला। मामला खत्म। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद की कहानी पर चलो। प्रतिहार राज्य का विघटन। प्रतिहार राज्य का विघटन। प्रतिहार राज्य का विघटन। प्रतिहार राज्य के विघटन के ऊपर क्वेश्चन खूब आएगा। जब प्रतिहार राज्य का विघटन हुआ तो कौन कौन से राज्य उभरे उस पर क्वेश्चन आएगा। यह ध्यान रखना है कि 10वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में जाते हुए प्रतिहार राज्य का विघटन हो गया। बड़ा ताकतवर साम्राज्य था उत्तर भारत में और उस साम्राज्य का विघटन हुआ तो कई सारे छोटे छोटे राज्य उभरे और उन छोटे छोटे राज्यों के उभार के दौर में ही महमूद गजनवी का हमला हुआ था और उसने अपने हमले में जीत जो हासिल किया है उसका एक बड़ा कारण यह है कि उस समय भारतीय राजनीति बिखराव का शिकार थी। यदि प्रतिहारों का शक्तिशाली साम्राज्य उस समय जिंदा होता तो महमूद गजनवी शायद जीत नहीं पाता। प्रतिहार राजवंश उस समय भी अस्तित्व में था जब महमूद गजनवी का हमला हुआ था, लेकिन उसका विघटन हो चुका था। माने छोटे 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 क्षेत्रीय राज्य उभर चुके थे, अब वो एक छोटे से राज्य का राजा बनकर रह गया था, इसलिए वह मुकाबला नहीं कर पाया। ठीक है, यदि प्रतिहार राजा उस ताकत में होता जो ताकत उसके पास में तब था जबकि वहां पर मिहिर भोज का शासन था। मिहिर भोज के शासन के समय में अरब हमलावरों को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। इधर सुलेमान नाम का अरब यात्री आया है, वो कहता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और अरबों के बारे में यह बात कही जाती है कि अरबों से वो घृणा करता है। विशाखा तुम सॉरी काहे के लिए बोल रही बच्ची? सॉरी वॉरी मत बोला करो बच्चों। ये सब चीजें हम अपने क्लास में जब होते हैं ना तो तुम हमारे स्टूडेंट हो, हम तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हारी कुछ ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत के मुताबिक तुम अपनी मांग रखते हो, हम उस मांग के बाद तुम्हारे बारे में कोई मार्गदर्शन पेश करते हैं। जब हम मार्गदर्शन पेश करते हैं तो इस मार्गदर्शन के अंतर्गत मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूं कि बच्चा क्या सोचेगा। मैं बाजार में अपना कंघा और वो विग थोड़े ना बेचने आया हूं। मैं अपने बच्चों के बीच में, अपने स्टूडेंट के बीच में हूं तो उनकी गलतियों के सामने मैं उन्हें टोक दूंगा। उनको टोक दिया और अच्छा बच्चा सिर्फ वो है कि जो समझ गया कि हाँ हाँ सर ने मेरे हित में टोका है और उसके बाद वो समझ के उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दे। अतः डोंट से मी सॉरी। सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा तुमने अपराध कर दिया कि तुम मेरे सामने में सॉरी बोलोगे? यार जब कभी मैं तुमको किसी तरीके से कोई सजेशन दूं, कभी
कड़े शब्दों में दूं, कभी हंस के दूं। तो तुम्हारा काम उन सुझावों का सम्मान करने का है, मुस्कुराहट के साथ, जज्बे के साथ। सॉरी किस बात का? कौन सा तुमने अपराध किया है? तुम हमसे मोहब्बत करते हो, तुम हमसे प्रेम करते हो, तुम हमारा सम्मान करते हो, सब अपने बच्चों के जैसे हैं, बेटे बेटियों की तरह हैं, भाई बहनों की तरह हैं। सॉरी वॉरी मत बोला करो। सॉरी बोलता है तो मुझे दुखी महसूस होता है कि भाई अरे क्या हो गया, बच्चा हमारा दुखी हो गया। डोंट से मी सॉरी, यू टेल मी ओनली वन थिंग, यस सर आई विल डू इट, आई विल मेक यू प्राउड, दैट्स इट। तो इस तरीके से अब देखो, प्रतिहार राज्य का विघटन हुआ तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आगे से कौन कौन से राज्य उभर कर आएंगे। तो आगे से कौन कौन से राज्य उभर कर आएंगे, तो ये देखना है कि एक है गुजरात का चालुक्य, गुजरात का चालुक्य, गुजरात का चालुक्य आया। उसके बाद फिर दूसरा है, दूसरा क्या है कि जजाक भुक्ति के चंदेल, जजाक भुक्ति के चंदेल, जजाक भुक्ति के चंदेल। उसके बाद त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी। उसके बाद कन्नौज के गहरवाल, कन्नौज के गहरवाल। कन्नौज के गहरवाल, ये सब राज्य उभर कर आए। एक और राज्य उभरा है मालवा का परमार, लेकिन वो प्रतिहारों के बिखराव से नहीं उभरा है, लेकिन मालवा का परमार भी यहां पर लिख लेते हैं हम लोग। मालवा का परमार, मालवा का परमार, मालवा का परमार। तो अब देखो कि जो इतने हमारे राज्य उभर कर आए, उन राज्यों पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। यदि एक एक राज्य का तुम रिसर्च करने लगोगे तो फिर तो तुम्हारा समय खराब हो जाएगा भैया, तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। तो तुम्हें यह समझना है कि क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आने का तरीका पकड़ो तो सबसे पहला पॉइंट है राज्य राजधानी, राज्य राजधानी और राजा, वो भी एकदम महत्वपूर्ण राजा बस, और उसके बाद उसकी कोई बड़ी उपलब्धि यदि हो तो, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो तो। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अब देखो कि जैसे उदाहरण लेकर देखो इधर कि जजाक भुक्ति, सॉरी माफ करिए, चंदेल, चंदेल, चंदेल वंश है। चंदेल वंश के जो राजा थे उनका जो कैपिटल इलाका था वो जजाक भुक्ति था। जजाक, जजाक भुक्ति। याद होगा आप लोगों को कि भुक्ति कहा जाता था गुप्त काल में और हर्ष के काल में राज्य को, और भुक्ति के गवर्नर को ऊपरी कहा जाता था। जजाक भुक्ति का इलाका किधर है? तो बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में।
जेजाक भुक्ति का इलाका किधर है? तो बुंदेलखंड में। इसके राजाओं में जो महत्वपूर्ण राजा है वो कौन है? तो वो है, एक है धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर। धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर। अब इनकी उपलब्धियों की बात यदि करो तो क्या उपलब्धि है जो विशेष रूप से याद करने लायक है? वो ये कि इन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया। इन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया तो इसमें यह पता चले कि 950 से 1050 ईस्वी के दौरान, 950 से 1050 ईस्वी के दौरान वहां 80 मंदिरों का निर्माण हुआ। वहां 80 मंदिर बने। 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में उस इलाके में 80 मंदिर बने। ये मंदिर नागर शैली के मंदिर हैं। ये जानना कतई मुश्किल नहीं है। आपको मैंने कल के क्लास में पढ़ाया था, हिमालय से लेकर विंध्य इलाके के बीच में जो स्थापत्य की शैली, माने भवन निर्माण की शैली विकसित हुई, भवन निर्माण के तहत ही मंदिर भी आएगा, उस निर्माण की शैली को नागर शैली कहते हैं। विंध्य से लेकर कृष्णा के बीच के इलाके में जो शैली विकसित हुई उसको बेसर कहते हैं। कृष्णा के नीचे जो सुदूर दक्षिण में शैली विकसित हुई उसको द्रविड़ कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भैया ये कौन सी शैली के मंदिर थे? तो नागर शैली के। इसके अंतर्गत सबसे जो उल्लेखनीय मंदिर है, सबसे उल्लेखनीय मंदिर जो है वह है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। यहां पर ध्यान ये देने लायक बात है कि खजुराहो के मंदिरों पर क्वेश्चन में कुछ अब नयापन आएगा। खजुराहो के मंदिरों के अंदर कुछ नयापन आएगा। मुझे नोट्स नहीं मिले। नोट्स तो लोगों को मिल चुके हैं। यदि नोट्स मिल चुके हैं तो किसी को यदि नहीं मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है। आप लोग अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करिए और नोट्स उपलब्ध करवाइए। और यदि किसी को मिला है तो बच्चा गाइड कर दे दूसरे को कि कैसे मिल गया उन लोगों को, क्योंकि मेरे पास मैनेजमेंट की ओर से सूचना है कि नोट्स दिया गया है। तो अब देखो कि खजुराहो के मंदिरों पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि एक तो कौन बनाया? तो कौन तो चंदेल राजा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर देखो भैया, मुझे ना उड़ान और पड़ाव बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि तुमको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए पीटी का नोट्स मिला है कि नहीं। ये एक बहुत अच्छा शब्द है। मेडिवल इंडिया के लिए पीटी का नोट्स मिला है कि नहीं। वो उड़ान मिला है कि पड़ाव मिला है, आई डोंट नो।
मैं इन शब्दकोशों में उलझने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम उसके उड़ान और पड़ाव में मत उलझो। तुम मुझे ये बात बताओ और सीधे सीधे बताओ, मेडिवल इंडिया का पीटी के लिए नोट्स मिला है कि नहीं मिला है? तो इसलिए बस खत्म करो ये उड़ान पड़ाव, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। तो कौन है, कौन बनवाया है? तो चंदेल बनवाया है। उसके बाद अगला मुद्दा यह है कि अगला मुद्दा यह है कि 80 मंदिर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन है? बता दिया, कंदरिया महादेव का मंदिर। अब इसको लेकर मैंने कहा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो क्या होगा कि कौन कौन से मंदिर यहां हैं। उन 80 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक पर दिमाग फोकस करता था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके अंदर कौन है। तो यह है कि एक तो कंदरिया महादेव हो ही जाएगा, एक है वामन का मंदिर भी मिला है, वहां वामन का मंदिर है, एक देवी जगदम्बा का मंदिर भी है, देवी जगदम्बा का मंदिर है। और एक मंदिर बड़ी विशिष्ट है जो पूछा जा सकता है अभी की डेट में, वो कि विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। देखो काशी विश्वनाथ बहुत प्रसिद्ध है, तो काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है, मैंने बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है और उसके ऊपर खूब चर्चाएं चल रही है। तो विश्वनाथ मंदिर काशी में है, उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे, और क्वेश्चन इधर पूछ दे खजुराहो में जो विश्वनाथ मंदिर है। और कैसे पूछेगा? तो ये पूछ देगा इनमें से कौन कौन मंदिर खजुराहो परिषद में मिले हैं। आप जैसे देखोगे विश्वनाथ मंदिर, आपको लगेगा नहीं विश्वनाथ तो काशी में है, गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन यहां से गढ़ रहा हूं कि अब आपको 4 मंदिर का नाम याद कर लेना चाहिए। कंदरिया महादेव तो खैर याद रखना ही रखना है। कंदरिया महादेव के बारे में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तब मैं जब मेंस में आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत स्थापत्य पढ़ा रहा हूंगा। नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है उड़ीसा का लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर। उसके बाद दूसरा नंबर का उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर वगैरह के बारे में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तब जब मैं स्थापत्य में आर्ट एंड कल्चर वाले में मेंस वाले में जाऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद का मामला यह है कि जो विद्याधर है इसने महमूद गजनवी के विरुद्ध डायफट की नीति अपनाया था। डायफट की नीति अपनाया था। डायफट का मतलब क्या होता है? डायफट का मतलब होता है कि यदि कोई दुश्मन किसी देश पर हमला करे और आपको लगता है कि उस दुश्मन से हम लड़ नहीं पाएंगे, तो आप उस दुश्मन को परेशान करने की योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत ये करते हैं कि उन इलाकों को आप जलाते हुए आगे बढ़ जाते, पीछे हट जाते हैं, जलाते हुए पीछे हट जाते हैं। आप मुकाबला नहीं किए, दुश्मन के लिए मैदान आपने खुला छोड़ दिया, लेकिन आपने कुएं में जहर डाल दिया, आपने फसलों में आग लगा दी। अब जो दुश्मन आएगा उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, उसको पीने का पानी नहीं मिलेगा, उसको फसल नहीं मिलेंगे, अपने बर्बाद हो जाएगा। इसी ख्याल के साथ में ये लोग पीछे हटते थे, डाइफट की नीति अपनाते थे। महमूद गजनवी को भारत में सबसे ज्यादा किसी ने यदि चुनौती दिया है तो ये विद्याधर ने दिया है। ठीक है। फिर विद्याधर का इसलिए भी नाम आता है कि इसने अंतिम प्रतिहार राजा की हत्या कर दिया।
राजा की हत्या कर दिया। अंतिम प्रतिहार राजा की हत्या कर दिया इसलिए क्योंकि प्रतिहार राजा बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से महमूद गजनवी के सामने घुटना टेक दिया, तो इसलिए उसने प्रतिहार राजा की हत्या कर दिया था। यानी विद्याधर एक ऐसा राजा है जो राजा महमूद गजनवी के सामने मुकाबले के लिए बहुत पुरजोर तरीके से प्रयास करने में यकीन करता है, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। तो इसलिए हो सकता कि विद्याधर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अब इतनी कहानी आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि प्रतिहार की कहानी आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ो त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी की ओर। तो त्रिपुरी कहां है भाई? जबलपुर के इलाके में। जबलपुर का इलाका मैंने मध्य प्रदेश। त्रिपुरी के इलाके में कौन सा राजवंश था? कलचुरी। कलचुरी, कलचुरी, कलचुरी वंश के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण शासक लोग हुए हैं कलचुरी वंश है। त्रिपुरी उनका क्षेत्र था, उनका कैपिटल इलाका था, इसलिए उनको त्रिपुरी का कलचुरी कहते हैं। मैंने त्रिपुरी के नीचे लिख दिया जबलपुर ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि त्रिपुरी किधर था। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का जो राजा है उनमें से एक है लक्ष्मण, लक्ष्मण कर्ण, लक्ष्मण कर्ण एक राजा ये है। लेकिन जिस एक राजा के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है वह है गांगे देव। गांगे देव, गांगे देव के बारे में मैंने एक कहानी आपको पीछे पढ़ा रखा है, उसी पे क्वेश्चन आएगा। गांगे देव के बारे में क्या पढ़ा रखा है? बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाया, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाया। वैसे एक कहानी ये भी कही जाती है कि गांगे देव जल समाधि ले लिया था। अब क्यों जल समाधि ले लिया था ये मालूम नहीं है, लेकिन एक संदर्भजन्य फैक्ट है वो ये है कि उसने 100 शादियां की थी। आदमी एक शादी निभाते निभाते तो तबाह हो जाता है, इसने 100 शादी किया है तो इसको तो जल समाधि लेना ही था। तो गांगे देव ने जल समाधि ले लिया था, 100 शादियां किया था। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि उसने बड़े पैमाने पर दोबारा स्वर्ण सिक्के चलाए हैं गुप्तों के बाद। और पीटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि क्वेश्चन आएगा कि गुप्तों के बाद सबसे बड़े पैमाने पर दोबारा स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था? तो गांगेय देव ने। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े कि कन्नौज का गढ़वाल, कन्नौज के गढ़वाल के अंतर्गत बस दो ही बात जानना है। एक इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा था गोविंद चंद, गोविंद चंद, और उसके बाद जयचंद, जयचंद, गोविंद चंद और जयचंद। उसकी चर्चा अभी करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर मालवा का परमार, मालवा के परमार में एक राजा है सियक, सियक। उसके बाद मुंज, मुंज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है वह है भोज,
मिहिर भोज, इसका भी नाम मिहिर भोज है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का भी राजा था और मिहिर भोज मालवा के परमार वंश का भी राजा था। तो मिहिर भोज दोनों तरफ मिलेगा आपको। मिहिर भोज के बारे में कुछ और भी विस्तार से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसका उल्लेख उस समय के सबसे अधिक जन कल्याणकारी और सांस्कृतिक राजाओं के रूप में होता है, मतलब सांस्कृतिक राजा के रूप में होता है। ये समझ लीजिए कि मिहिर भोज के बारे में अकबर के समय में अबुल फजल ने किताब लिखा अकबरनामा, तो उसने भी लिखा कि इसके दरबार में 500 विद्वान रहते थे। ये खुद बहुत बड़ा विद्वान था, कई सारी किताबें लिखा था। तो इसलिए आज की चर्चा यहीं पर रोकता हूँ, यह कहते हुए कि कल के क्लास में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट की इधर एक देख रहे होंगे गुजरात का चालुक्य, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मिहिर भोज के बारे में बताऊंगा। मिहिर भोज और गुजरात के चालुक्य के बारे में बताने के बाद में आपको बताऊंगा कि महमूद गजनबी का हमला कैसे हुआ, उस हमले से संबंधित जो डिटेल फैक्ट्स है वो। उसके बाद फिर 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में कैसे मोहम्मद गोरी का हमला हो रहा है, मोहम्मद गोरी के हमले तक की कहानी मैं कल आपको बता दूंगा। मोहम्मद गोरी के हमले की कहानी जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद अपनी दिशा चली जाएगी दक्कन की ओर। दक्कन के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, फिर कल्याणी का चालुक्य पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे सुदूर दक्षिण की ओर, जिसमें कि हम लोग चोल पढ़ेंगे। और जब हमने इतना कंप्लीट कर लिया तो हम लोग एक दिन फिर इस काल की पूरी संस्कृति के ऊपर ध्यान देंगे। पूरी संस्कृति के ऊपर कंप्लीट कर लिया काम तो समझिए कि पूर्व मध्यकाल खत्म हो जाएगा। आप लोगों से फिर आग्रह है कि नोट्स देखते रहिएगा। दूसरा आग्रह यह है कि क्लास को रिवाइज करते रहिएगा। तीसरा आग्रह यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं देखिएगा पास नहीं कर पाइएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते रहिए। और चौथा पॉइंट यह है कि एलिमिनेशन के प्रोसेस से गुजरते रहिए। तो जितना ये 4 काम करिएगा, नोट्स पढ़ के क्लास में आइए, क्लास में पढ़ाई हुई बातों को 3 बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिए, उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है उसकी संभावनाओं को देखिए। कल वाला जो मैंने 8 बजे शाम में लिया था यूट्यूब का सेशन, उसको जरूर देख लेना। उसके अंतर्गत मैंने बार बार रुक रुक के बताया है कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो अब इसके ऊपर अगला क्वेश्चन क्या आएगा। यदि तुमने उस रास्ते को पकड़ लिया तो समझ लेना कि अंधेरे में तुमको टॉर्च मिल गया, और उसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करोगे तो तुमको एलिमिनेट करना आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर का खूब प्रैक्टिस करो, एलिमिनेशन पर ध्यान ही न दो तो बेकार है तुम्हारी तैयारी। एलिमिनेशन पर ध्यान देना, नहीं तो तुम खुद एलिमिनेट हो जाओगे। समझ गए? इसीलिए मैं बार बार रुक रुक के कहता हूं कि देखो इसमें से 4 ऑप्शन दिया, तुम दिमाग लगाओ। मैंने एक क्लू दे दिया है, एक विकल्प मात्र छांट लो तो तुम्हारे ठीक होने का चांस 50% हो जाएगा, अन्यथा 25% है। 4 में से कोई भी एक मार दोगे, ABCD, तो उम्मीद है कि तुम यदि मतलब एकदम अपना भाग्य किसी अजीबो गरीब पत्थर से लिखवा के न लाए होगे तो 4 में से एक ठीक हो जाएगा। किसी का भाग्य इतना बुरा नहीं होता, भगवान किसी के खिलाफ साजिश थोड़े न करते हैं। हाँ, ये बात है कि तुम्हारे 4 में से एक चांस रहेगा ठीक होने का, लेकिन तुमने यदि एक एलिमिनेट कर दिया तो तुम्हारा 2 में से एक ठीक होने का चांस रहेगा, 50% चांस हो जाएगा। तो 50% तक बार बार ला दूंगा। और उसके बाद मैंने कहा कि तुम यदि 60 क्वेश्चन मारते हो ऐसा जिसमें तुम कंफर्म नहीं हो कि उत्तर क्या होगा, तो 30 ठीक हो जाएगा, और 30 ठीक करने की स्थिति आ गई तो तुम पास कर जाओगे। और तुम्हें 60 में से 30 ठीक करने की स्थिति में आना पड़ेगा, यही तुम्हारी सफलता का सीक्रेट होगा। तुम यदि सोचते हो कि हम 50 क्वेश्चन ठीक कर लेंगे एकदम कंफर्म, तो तुम इसका मतलब है कि यूपीएससी को भी नहीं समझे हो। तुम बहुत तैयारी कर लोगे ना दोस्त, बहुत तैयारी कर लोगे तो तुम 30, 32, 35 पे चले जाओगे, उससे ज्यादा न जा पाओगे। समझ गए? बस इतना ही।